सो फाइनली बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जो कि है हमारा क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईट मन के तथास्तियां ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्ड्स से रिलेटेड ही। लास्ट 2 वीडियो में इस लेसन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, जो कि काफी मेन थे आपको इस लेसन को समझने में। मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस वाले पार्ट को पार्ट मत समझो, एक तरीके का क्वेश्चन समझो, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड 1 मार्क में, 3 मार्क में, 8 मार्क में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। और अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच करते हो तो आपकी जो तैयारी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड वो 8 मार्क्स वाली होगी। फिर डजंट मैटर एग्जाम में वो कितने भी नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से रिलेटेड ही, तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, वर्ड्स की कोई कमी नहीं होगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी बनी होगी, जो कि है मोहनजोदड़ो नगर से रिलेटेड ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि पीडीएफ वहीं पर ही आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। देखिए बच्चों, किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले या बताने से पहले उस टॉपिक का बैकग्राउंड बताना जरूरी होता है, या फिर उससे ही रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक बताने पड़ते हैं जो उससे कोरिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा पूरा स्थल की खोज की गई थी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आफ्टर अ ईयर 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई थी, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस मोहनजोदड़ो नगर में ऐसी क्या खास बात रही थी जिसने अपने इतिहास में एक अलग पहचान बनाई, और ये हड़प्पा से भी ज्यादा फेमस हुआ था ये नगर। आपको ये भी याद अच्छे से रखना ही है। तो टॉपिक है बच्चों हमारा मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर.डी. बनर्जी। तो 1 मार्क के एमसीक्यू में यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है इजीली, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आखिरकार इस मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या। तो बच्चों इसका मतलब है मुर्दों का टीला, द माउंट ऑफ द डेड। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ये मोहनजोदड़ो पूरा स्थल ही है। चलिए थोड़ा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन की बात कि आखिरकार ये मोहनजोदड़ो नगर कहाँ पर है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, वर्तमान की, तो मोहनजोदड़ो जो है बच्चों वो आपको पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित मिलेगा, क्योंकि आज़ादी से पहले तो ये भारत में ही था, लेकिन बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान का जो नक्शा था ये मोहनजोदड़ो उसमें चले गया, तो नरकाना जिला जो है वो वहीं पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस नगर के बारे में ये कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो आप प्लान अर्बन सेंटर, यानी कि यह एक शहरी केंद्र था। अभी इसी टॉपिक के आसपास ही आपके सभी पॉइंट आएंगे, ताकि आपको ये पता चल सकेगा कि आखिरकार ये शहरी केंद्र था तो किस प्रकार का था, क्या इस नगर के अंदर चीजें डेवलप हुई थी, किस तरीके से इस बस्ती का निर्माण किया गया था, यहाँ के घर कैसे थे, जल निकासी व्यवस्थाएं कैसी थी यहाँ पर, ये सभी चीजें आपको जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक खास बात ये कही जाती है कि द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि ये जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था। शायद आप जानते भी होंगे और आपने अपने जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें पढ़ भी रखा होगा। एक जो भाग था वो छोटा था जिसे दुर्ग कहा गया था, दूसरा जो भाग था वो निचला भाग था जिसे निचले शहर के नाम से जाना गया था। वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। इट्स मीन कि जो छोटा भाग था वो बड़ा था और जो दूसरा था वो काफी फैला हुआ था, लेकिन निचली सतह पर बनाया गया था। अभी इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानने को मिलेगा और आपको ये जानना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं फिर इन्हीं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्ग के बारे में, जिसे इंग्लिश में सीटाडेल कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख सकते हो, ये सीटाडेल का मैप है दुर्ग का, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, बड़ी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये ऊंचाई पे था तो क्यों था, इसका क्या कारण था। तो देखिए इसका कारण ये था, द सीटाडेल ऑज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स, यानी कि यहाँ की जो संरचनाएं थी इस सीटाडेल की वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनी हुई थी। एक तरीके से ये थोड़ा कमजोर था और यही रीजन था कि इस दुर्ग को दीवार से घेरा गया था।
यानी प्रोटेक्ट किया गया था और इसी कारण इसे निचले शहर से अलग किया गया था। इट वॉज वॉल्ड, इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। और पॉसिबिलिटी ये मानी जाती है कि दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के एविडेंस मिले हैं जहां पर विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन किए जाते थे। Citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes। अब वो कौन कौन से थे तो चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं। स्पेशल एविडेंस की बात करें जो कि सीटाडेल में पाए गए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों माल गोदाम की, यानी कि वेयर हाउस के बारे में, ठीक है, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो क्या बात की गई है इसमें कि माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसके केवल निचले हिस्से यानी कि लोअर बेस जो कि ईंटों से बनाया गया था, सिर्फ उसी के एविडेंस प्राप्त हो पाए हैं। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच इज लोअर ब्रिक्स पोर्शन रिमेन्स, जबकि जो ऊपरी हिस्सा था वो लकड़ी का बना हुआ था, वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। यानी कि एक तरीके से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जिसका बेस ईंट से बनाया गया था तो ईंट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से जो एक लोअर बेस था वो तो सेफ रह गया, लेकिन जो अपर वाला था वो ईंटों का बनाया गया था, जिस वजह से वो एक तरीके से डिकेड हो गया, यानी कि पूरी तरीके से नष्ट हो गया और उसके एविडेंस भी प्राप्त नहीं हो पाए। उसी तरह अगर दूसरी चीज की बात करें जो कि सीटाडेल में पाई गई है तो वो है बच्चों ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार। इसके बारे में अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसकी ऐसी कुछ आपको खास विशेषताएं बतानी है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। आप इमेज में इसके बारे में देख भी सकते हो। जैसे आज के समय आप पूल देखते हो ना, तो ये जो ग्रेट बाथ था ना वो भी कुछ ऐसा ही था। तो इसी के बारे में जानेंगे, जिसमें कहा गया है कि जो विशाल स्नानागार था आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो कि चारों ओर एक गलियारों से घिरा हुआ था। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्जर रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइडेड, जो कि चारों ओर से घिरा हुआ था। तो यहां पर बात करते हैं इसी ग्रेट बाथ के बारे में, कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसे कैरेक्टर जो इसको एक तरीके से स्पेशल बनाते हैं। तो वो कौन कौन से थे, आपको इन सभी चीजों के बारे में अपनी कॉपी में नोट जरूर करना चाहिए, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो क्या खास बात है ग्रेट बाथ के बारे में, तो देखिए सबसे पहली है कि देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, यानी कि जलाशय के तल तक जाने के लिए यानी कि सतह तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई हुई थी। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रही सीढ़ियां, और नॉर्थ साइड और साउथ साइड, ठीक है। उसी तरह जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर रखा गया था, विच वॉज मेड वाटर लाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम एक प्रकार का प्लास्टर है यहाँ पर, जिससे कि साइड में इसे रखा गया था। तो हालांकि ये मुझे पूरा जो जलाशय है इमेज में जो दिख रहा है वो तो पूरा ईंटों से बना है। आप ये एंगल देख सकते हैं, आप ये एंगल भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट जो मैप है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, अभी उसे भी मैं आपको शो करवाऊंगा। उसके बाद क्या कहा गया है इसके बारे में ग्रेट बाथ के, कि देयर वर रूम्स ऑन दिस 3 साइड इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, यानी कि इस जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था, और साथ ही जलाशय से जो पानी था वो एक बड़ी नाली के द्वारा बह दिया जाता था, जैसे आज के टाइम में भी होता है, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हो कुछ इस साइड से नाला होगा जहां से जो पानी होता वो बह दिया जाता होगा। आगे बात करें तो अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, यानी कि उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक छोटी संरचना भी थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे, जो कि गलियारे के चारों तरफ 4-4 थे। इट्स मीन कि बच्चों आपको नॉर्थ साइड में इस बात के आगे भी एक बात और देखने को मिलेगा, जो कि साइज में तो काफी छोटा था और दोनों ही साइड उसे 4-4 भागों में बांटा गया था। और साथ ही इन छोटे छोटे स्नानागारों में जो नालियां होती थी वो गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में ही मिलती थी, जैसे कि इस विशाल स्नानागार में प्रबंध किया गया था, विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि इनका जो प्रयोग था वो किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता होगा। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found
So that is why the scholar suggests that it was meant for some kind of a spiritual ritual bath. तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि ये जो मोहनजोदड़ो था वो एक शहरी केंद्र था, यानी कि एक प्लान तरीके से बनाया गया था, और उसका जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो सीटाडेल यानी कि दुर्ग में देखने को मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं ग्रेट बाथ की, जो कि एक इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था जिसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया था उस समय जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं होती थी। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें हमें आज ही के टाइम प्राप्त हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो लोग पहले के टाइम पे यूज़ करते थे और बेहतर तरीके से ही यूज़ किया करते थे। और इसी कारण बच्चों ये जो ग्रेट बात है ना, वह अपने इतिहास में एक अपनी अलग पहचान बना पाया है। अब आपको ये इमेज देख के सभी चीज़ें हकीकत नहीं माननी है, क्योंकि आपको एक चीज़ ये तो समझना पड़ेगी कि इतिहास के अंदर जो एविडेंस मिलते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते, जिन्हें इतिहासकारों को, जो उनके रीडर्स होते हैं, उन्हें समझाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सके। होप सो कि आप इन चीज़ों के बारे में समझ रहे होंगे, और मैंने वैसे भी आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है इन चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि बच्चों आपको सीटाडेल से रिलेटेड जो ग्रेट बाथ था और माल गोदाम था उसके बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं लोअर टाउन के बारे में, यानी कि निचले शहर के। तो यहाँ अगर बात की जाए लोअर टाउन के बारे में यानी कि निचले शहर के, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इसका मैप देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने वाइड एरिया में फैला हुआ था। इसी वजह से इसे लोअर टाउन कहा गया था। आइए बात करते हैं इसी के बारे में। द लोअर टाउन वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया देन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर आल्सो वॉल्ड, यानी कि जो ये निचला शहर था वो दुर्ग के मुकाबले काफ़ी अधिक बड़े क्षेत्र में फैला भी हुआ था और इसे भी दीवारों से घेरा गया था। Several buildings were built on platform which serve as a foundation, यानी कि यहाँ पर भी कई ऐसे भवन थे जो कि ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। चबूतरा तो आप जानते हो ना, खासकर जो संगमरमर से बनाया जाता है, काफ़ी प्लेन जो होता है। ये जो चबूतरे थे वह एक नींव का काम करते थे, यानी कि बेस का काम करते थे, ठीक है। उसी तरह ये प्रतीत भी होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और उसके बाद इसका कार्य किया गया था। It seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly, यानी कि एग्जाम्पल के सारे समझाया जाए तो क्या होता है कि जब इंजीनियर किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उसका पहले वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उसी के बाद ही उस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर तो डायरेक्शन देनी होती है लेबर्स को कि इस तरीके से काम किया जाएगा। तो कुछ ऐसा ही इस लोअर टाउन का नक्शा पहले तैयार किया गया होगा और बाद में इसका कार्य किया गया, तभी जाके ये एक प्लान तरीके से बनाया गया था। होप सो कि आप इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बच्चों ये तो था सेटलमेंट के बारे में, जो कि दो सेक्शन में डिवाइडेड था। पहले हमने बात करी थी सिटाडेल के बारे में यानी कि दुर्ग के, और दूसरी बात करी हमने लोअर टाउन के बारे में यानी कि निचले शहर के। अगर एग्जाम में किसी एक के बारे में भी पूछ लिया जाए तो आपके पास इतना तो कंटेंट होगा ही कि आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। चलिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदड़ो, यानी कि जल निकासी व्यवस्था मोहनजोदड़ो नगर के अंदर कैसी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या बात की गई है कि सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड के बारे में तो आप जानते हो, काफ़ी ईजी सा है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जी हाँ, कुछ ऐसे ही, ठीक है। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। इट सीम्स दैट स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। ऐसा क्यों? क्योंकि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों के साथ जोड़ा गया था। वेस्ट वाटर ऑफ द हाउसेज हैड फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। तो आज के समय भी तो ऐसे होता है कि हर एक घर के आगे आपको एक नाली मिलेगी। ये नाली क्या करेगी, जो गंदा पानी है उसे नाले में ले जाती है। तो एक प्लान तरीके से चीज़ों को बनाया गया था। इवन एवरी हाउस इज नीडेड टू हैव टू एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट, यानी कि प्रत्येक घर की कम से कम एक जो दीवार थी वो गली से सटे होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक मानी जाती थी, जो स्वच्छता है वहाँ पर बनी रहे। तो कुछ इस प्रकार की थी बच्चों जल निकासी व्यवस्था मोहनजोदड़ो के अंदर। आई होप कि आपको इजी से ये वाला भी समझ आ चुका होगा। और अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की आखिरी चीज़ के बारे में,
जो कि है उसकी गृह स्थापत्य कला, यानी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कि किस तरीके से बनाया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो बच्चों यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज के बारे में देख सकते हो जो कि एक शानदार है और इसका आर्किटेक्ट कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया है। और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो यहाँ पर कि नंबरिंग यहाँ पर शो हो रही है। अब ये नंबरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड मैं आपसे इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं कितना बच्चा इसका सही दे पाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या बात की गई है इस डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो, निचला शहर, अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कि मोहनजोदड़ो के जो निचले शहर थे ना वह एक आवासीय भवन थे और इसमें से कई जो थे वो एक आंगन में केंद्रित भी थे और उसके चारों ओर कमरे भी बने हुए थे। मैनी वर सेंटर ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, यानी कि खास तौर पे गर्म और शुष्क मौसम में जो आंगन था ना वह खाना बनाने और कताई करने के काम आता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो अपने नोट्स में। और आगे क्या बात की गई बच्चों, यहाँ पर निजता का यानी कि प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर से जो लैंड था ना, यानी कि जो ग्राउंड लेवल था, वहां पर दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। देयर इज नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। है कमाल की चीज। ऊपर से द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी कि मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या फिर आंगन को नहीं देख सकता था। और साथ ही बच्चों हर घर में अपना एक स्नानागार होता था, यानी कि एक बाथरूम होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था और जिसकी जो नालियां थी वो दीवार के जरिए सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे कि जितना भी गंदा पानी था वो इसके साथ बह जाता था और बड़े नाले में चला जाता था। और साथ ही बच्चों जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये भी एविडेंस प्राप्त हुए हैं इसी से कि कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। सम हाउसेस हैव रिमेन्स द स्टेयरकेसेस टू रीच द रूफ। और यहाँ तक कि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई घरों में यहाँ पर कुएं भी मिले हैं जो कि एक कमरे में बनाए जाते थे, जिससे कि बाहर से आने वाले जो लोग थे वह भी पानी पी सके। और यहाँ तक कि ये अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो कुएं की संख्या थी ना, एस्टिमेटेड है जो कि 700 के आसपास करीब थी। तो आप समझ सकते हो कि हर एक घर के अंदर एक न एक कुआं तो जरूर मिलता था। तो ऐसा था मोहनजोदड़ो का आवासीय भवन। तो जो शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये है, आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो इमेज को थोड़ा जूम करके देख सकते हो, अपनी बुक में आपको आराम से मिल जाएगी। तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको इस इमेज में देखना है कि आंगन कहाँ पर है, दो जो सीढ़ियाँ वो कहाँ पर है, ऊपर से जो आवास का प्रवेश द्वार है वो कैसा है। क्या आप इन चीज़ों के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है बट ये एज अ जनरल नॉलेज के लिए आप अपना माइंड यूज़ कर पाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में जगह जगह आपको मिलेंगे, तो आपको इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा ही। तो आई होप कि बच्चों आपको इस डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हर एक पॉइंट अच्छे से समझ भी आया होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो यही था बच्चों मोहनजोदड़ो नगर के बारे में। जितना भी ये एक प्लान तरीके से बनाया गया नगर था, ये सभी फीचर हमने जाना। शुरुआत हमने माल गोदाम से करी थी, फिर उसके बाद हमने विशाल स्नानागारों के बारे में जाना। उससे पहले हमने ये भी जान लिया था कि जो सेटलमेंट्स थे वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला सीटाडेल जो कि छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा था लोअर टाउन जो कि एरिया में तो वाइड था बट उसे लोअर बेस में बनाया गया था। उसके बाद हमने ये जाना कि जो ड्रेनेज सिस्टम था यानी कि जल निकासी व्यवस्था थी वह हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की थी। और उसके बाद जो हमने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा वो था डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि गृह स्थापत्य कला मोहनजोदड़ो में हमें कैसे देखने को मिलते थे। सभी के सभी पॉइंट वाइज हमने जाना। आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ भी आएगा। कोई डाउट हुआ हो तो आप जरूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड कर लूँगा। और एक बात अब यहाँ पर ये आती है, जो PDF होएगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑलरेडी 1850 से भी ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप में जाके क्विक प्रेप
सर्च करना है, ग्रुप आएगा, ज्वाइन कीजिएगा, यही लोगो है, कोई अदर आता है तो मत कीजिएगा। और फाइल में जाके जिस चीज़ के भी नोट्स चाहिए आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।